हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। तो पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं लेकर के आ गया हूँ। आई थिंक आज थोड़ी लाइट्स आपकी ठीक होगी, बट मैं इसको और सही करूँगा, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव सेशन के दौरान मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर करता रहता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक करके क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पिछले सेशन में भी हम लोगों ने पार्ट 1 जो था हमारा ऑब्जेक्टिव का, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए जो है एक 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा कवर कर पाएंगे हम लोग। समय कम, अगर कम समय रहेगा तो ज़्यादा कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पहले वाले सेशन से भी, पर उससे घबराना नहीं है क्योंकि उससे हमारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अगर समझ में नहीं आएगी तो मैं स्पष्ट रूप से आपको जो बोल रहा हूँ उससे आप समझ सकते हैं। सो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू बॉडीज इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्सेज इज कॉल्ड। अब बोल क्या रहा है कि मैकेनिक्स का वो भाग, मैकेनिक्स का वो ब्रांच जो क्या करता है, वैसे बॉडीज़ के बारे में रिलेट करता है जो बिना किसी फोर्सेस के मोशन में आते हैं, यानी फोर्स के वजह से जो मोशन है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था स्टैटिक्स होता है, डायनामिक्स होता है। स्टैटिक्स में बॉडीज रेस्ट में रहती है, डायनामिक्स में मोशन में आ जाती है। तो डायनामिक्स में भी 2 भाग आ जाता है, एक हो जाता है काइनेटिक्स, दूसरा हो जाता है काइनेमेटिक्स। यहाँ देखिए काइनेटिक्स है और दूसरा काइनेमेटिक्स है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हमारा यहीं पे गलत हो जाएगा क्योंकि बॉडीज इन मोशन की बात की गई है। सो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है काइनेटिक्स। तो थोड़ा सा याद करें यदि हम, तो हमारे पास 2 चीज़ें थी डायनामिक्स पोर्शन में, एक था काइनेटिक्स, दूसरा था काइनेमेटिक्स। सो काइनेटिक्स पोर्शन वैसे फोर्सेज के बारे में था जिन फोर्सेज के कारण बॉडी जो है मोशन में आती है, ठीक है। तो वो काइनेटिक्स था। और काइनेमेटिक्स क्या था, वैसे फोर्सेस को हम लोग कंसीडर ही नहीं करते जिनके वजह से बॉडी मोशन में आती है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्सेस, यानी उनका उन फोर्सेस से लेना देना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जिनके वजह से आपकी बॉडी जो है मोशन में आती है। तो ऑब्वियसली काइनेटिक्स नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, काइनेमेटिक्स, है ना, काइनेमेटिक्स हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है, ए बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर अ नॉर्मल लोड इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि बॉडी जो कि एक नॉर्मल लोड के वजह से भी मुड़ती नहीं है। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मुड़ना, झुक जाना, टूटने की कगार पे आ जाना, उसको डिफॉर्म करना बोलेंगे, बेंड हो जाना, है ना। तो लोड जहाँ पे, मान लीजिए ये बॉडी है, इस पे लोड जो लगेगा तो ये क्या करेगा, किसी एक जगह से इस पॉइंट से मुड़ने लगेगा, है ना। इसका शेप जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, बिल्कुल यू आकार का बन जाएगा, है ना। तो वैसे जगह पे यदि फोर्स लगे और ये बॉडी जो है डिफॉर्म नहीं करे तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, वही क्वेश्चन बोल रहा है, विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर अ नॉर्मल लोड इज कॉल्ड। तो क्या है ऑप्शन भाई, रिजिड बॉडी है, फ्लेक्सिबल बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है। तो यदि हम बात करें, हम लोग अपने पहले प्रीवियस के लेक्चर्स में उसमें रिजिड और फ्लेक्सिबल बॉडी के बारे में मैंने बताया था। सो रिजिड का मतलब क्या हुआ, ठोस। तो ठोस वस्तु यदि कोई है तो उसमें ऑब्वियसली क्या होगा, लोड लगने के वजह से डिफॉर्मेशन नहीं होगा, सीधा टूट जाएगा। ज़्यादा लोड लगेगा वो टूट जाएगा, पर वो मुड़ेगा नहीं। तो आपका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही कहलाएगा। फ्लेक्सिबल बॉडी में क्या होगा, लोड लगेगा वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, झुक जाएगा एक सर्टेन हद तक, फिर वापस से अपने शेप में आ जाएगा। इलास्टिक बॉडी क्या है, उसमें भी फोर्स लगेगा, वो अपना लेंथ चेंज करेगा, इलास्टिक है, किसी भी शेप में आ जाएगा, एंड वापस जब फोर्स हटेगा तो अपने वापस पुराने वाले पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक बॉडी भी वही चीज़ होता है, प्लास्टिक भी डिफॉर्म करती है। तो इसलिए हम लोगों का ये ऑप्शन, सब सारा ऑप्शन बी, सी और डी गलत हो जाएगा और रिजिड बॉडी जो है वो हमारी ऑप्शन सही हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इज। मैंने बताया था इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, संतुलन। तो संतुलित होने के लिए किसी भी बॉडी को कौन कौन से 3 कंडीशंस या 2 कंडीशन या 1 कंडीशन, तीनों का पालन करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में समेशन का साइन नहीं देता है,
ठीक है। समेशन का साइन नहीं दिया तब भी आपको जो है देख करके ही समझ जाना है कि अगर H लिखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा उनका सम 0 होगा, V लिखा है तो वर्टिकल फोर्स यानी Y एक्सिस इसका 0 होगा, और M लिखा है तो हमारा क्या होगा, मोमेंट 0 होगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होने चाहिए संतुलन पाने के लिए किसी भी बॉडी को। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारा ऑल ऑफ द अबव जो है वो ऑप्शन सही हो जाता है। ये सारे तीनों ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है, ए कपल मोमेंट इज अ। अब कपल जो है, कपल मोमेंट क्या कहलाता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। सो इट इज अ फ्री वेक्टर, हाँ ये फ्री वेक्टर है। क्या ये बाउंड वेक्टर है, तो बाउंड वेक्टर भी एक प्रकार का फ्री वेक्टर ही है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्री वेक्टर, बट इसको थोड़ा सा हम लोग अलग रूप में देखते हैं। मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा जब एक लेक्चर हम लोग आगे बनाएंगे, अभी मैंने वो कवर नहीं किया है, उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, सो अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि इसमें फ्री वेक्टर और बाउंड वेक्टर जो है वो दोनों कपल के फॉर्मेशन को करते हैं। तो कपल मोमेंट जो होगा वो एक फ्री वेक्टर भी होगा और बाउंड वेक्टर भी होगा। सो ऑप्शन जो होगा बोथ ए एंड बी, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आपके सही हैं, फ्री वेक्टर और बाउंड वेक्टर। जो ऑप्शन सी है जिसमें लिखा है बोथ ए एंड बी, उसको देख के करना है। ऑप्शंस को सिलेक्ट बहुत ही ध्यान से कीजिए। ठीक है, ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत ही आसान सा सवाल है, कल वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया था, आज स्केलर क्वांटिटी पूछा गया है। सो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ मान यानी मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फोर्स में तो हमको मान और दिशा दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो ये तो आपका वेक्टर हो जाएगा, स्केलर नहीं होगा। वेलोसिटी में भी मान और दिशा चाहिए, है ना, वेलोसिटी कितना है और किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में एक्ट कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, चलिए अगले में आते हैं। सो फोर्स सिस्टम में बी क्लासिफाइड एज। अब फोर्स सिस्टम की यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा था वहाँ कोप्लैनर, नन कोप्लैनर फोर्सेस थे, फिर उसके बाद उनका जो है कंकरेंट, कॉलिनियर, नन कंकरेंट, नन कॉलिनियर, इस तरह के बहुत सारे उसके सब डिविजन्स हुए थे। ठीक है, तो यदि हम याद करें तो ऑप्शंस देखेंगे, कॉलिनियर, कंकरेंट एंड नन कंकरेंट, कोप्लैनर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि हम लोग देखेंगे तो ये सारे ही जो भी हैं ये आपके फोर्स सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ऑप्शंस जो होंगे वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या बोल रहा है, अ बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड इज नोन एज। कहने का मतलब क्या है कि एक बीम जो कि एक साइड पे फिक्स रहेगा, कुछ इस प्रकार से, एक साइड पे फिक्स रहेगा और दूसरे साइड पे बिल्कुल फ्री रहेगा, इस साइड पे कोई भी किसी भी तरह का सपोर्ट हम लोग नहीं दे रहे हैं, तो वैसे बीम को हम लोग क्या बोलते थे, तो हमने बताया था पिछले सेशन में, ये बताया था वैसे बीम को हम लोग कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में खोजेंगे, सिंपली सपोर्टेड में तो दोनों तरफ सपोर्ट रहता है तो ये गलत हो जाएगा, फिक्स्ड में तो भी दोनों तरफ सपोर्ट रहेगा तभी फिक्स्ड बीम होगा, कैंटिलीवर जो है वो आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंटिन्यूअस जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स पॉसिबल एट अ रोलर सपोर्ट फॉर अ जनरल लोडिंग इज, यानी किसी जनरल लोडिंग में रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, तो मैंने बताया था कितने तरह के सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शन फोर्स कितने तरह के होते हैं, रोलर सपोर्ट लगेगा तो कितने रिएक्शन फोर्स होंगे, तो एक होंगे, कितने होंगे, सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स होगा, यानी कि आंसर जो होगा ए हो जाएगा 1। ठीक है, बी 2 गलत हो जाएगा, सी 3 गलत हो जाएगा, डी नन ऑफ दिस आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या बोल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्सेज इज डैश ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्सेज जो होते हैं, क्या एरिया जो कॉन्टैक्ट सरफेस का होता है उसके ऊपर आश्रित होते हैं या आश्रित नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से डेवलप होगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तभी डेवलप होगा, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा डिपेंडेंट, यानी आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, बोथ नहीं होगा और नन ऑफ दीज आपके नहीं होंगे। ठीक है, आश्रित रहते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज रिलेटेड एज, यानी फ्रिक्शन का सवाल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो अल्फा होता है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग फाई को बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे रिलेटेड है, तो इसमें सिंपल होता है अल्फा इज इक्वल टू फाई, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, अल्फा इज इक्वल टू 5/2 गलत है, अल्फा इज इक्वल टू 2 गलत है, अल्फा इज इक्वल टू 5² हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फ्रिक्शन में भी, अब फ्रिक्शन क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन है स्टैटिक, दूसरा ऑप्शन है स्लाइडिंग, तीसरा ऑप्शन है रोलिंग और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रिक्शन क्या क्या हो सकता है, क्या वो स्टैटिक हो सकता है, जब स्थिर है उस वक्त फ्रिक्शन लग सकता है, दूसरा ऑप्शन है स्लाइडिंग, तो क्या स्लाइडिंग के समय में फ्रिक्शन हो सकता है, रोलिंग के समय फ्रिक्शन हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों का ऑप्शन सही हो सकता है क्या, तो थोड़ा सोच के आप बताएंगे कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो स्टैटिक यानी स्थिर अवस्था में है तब भी फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स 0 होता है हमारा, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, पर वो मूव करने वाला होता है। हम लोग ऐसा कंडीशन लेके चलते हैं स्टैटिक में कि वो मूवमेंट होने वाली रहती है, फोर्स लग गया रहता है कि वो मूव करे, है ना। तो स्टैटिक में भी फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग में तो होगा ही होगा, रोलिंग में भी होगा। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका सही हो जाएगा, ये बाकी तीनों जो है वो गलत हो जाएंगे। ये तीनों सही है बट इंडिविजुअली किसी ऑप्शन को आप टिक नहीं करेंगे, जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव उसको आप टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, द सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल इज, अब सेंट्रॉयड की बात हुई, ट्रायंगल की बात हुई, मैंने कल भी पिछले सेशन में भी बताया था कि जो प्लेन फिगर्स रहेंगे यानी ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, उनमें हम लोग क्या खोजते हैं, सेंट्रॉयड। और जो सॉलिड फिगर्स होते हैं जैसे कि स्फेयर, हेमिस्फेयर और ये क्या बोलते हैं, कोन, है ना, सिलेंडर, उनमें क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ट्रायंगल का सेंट्रॉयड क्या होगा। इन जनरल ट्रायंगल का सेंट्रॉयड जो होता है वो h/3 होता है बेस से, यानी नीचे से h/3। अगर ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे तो ये जो सेंट्रॉयड होगा वो कुछ इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इस बेस से, और ये जो है आपका अगर हाइट h है तो यहाँ से h/3 के डिस्टेंस पे आपका सेंट्रॉयड CG एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। सो h/3 फ्रॉम बेस जो होगा वो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसको देख करके आप टिक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हेमीस्फीयर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस। यदि हम लोग हेमीस्फीयर की बात करें तो हेमीस्फीयर अब आपका हो जाएगा सॉलिड फिगर, ये प्लेन फिगर में आएगा नहीं। तो हेमीस्फीयर जो है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है, उसमें हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उसके बेस से, हेमीस्फीयर के बेस से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसकी दूरी कितनी होगी। तो हेमीस्फीयर यदि हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे देखिए हेमीस्फीयर यदि बनाते हैं, ये कुछ ना कुछ सेमी सर्किल के जैसा ही है, बट इसका क्या होता है, ये पूरा भरा हुआ रहता है। ये अभी 2D में हम लोग देख रहे हैं, बट ये पूरा भरा हुआ फिगर रहता है। एक जैसे आप कोई एक बॉल ले लें और बॉल को आधा काट दें, ठीक है, तो वो आपका हेमीस्फीयर हो जाएगा। जो फील्ड बॉल है, एकदम बिल्कुल भरा हुआ कोई बॉल है, ठीक है, गोल सा। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसकी जो होती है वाई एक्सिस पे, ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा मान लो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसकी दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, यही ना पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ कितना। तो ये होता है हमारा 3 γ/8। कितना होता है, 3 γ/8। सो 3 γ/8 क्यों बोल रहे हैं, अब यहाँ पे बोल रहा है गामा जो है वो रेडियस को बोल रहे हैं। सो 3r/8 या 3 γ/8 जो भी होगा वो बेस से हम लोग उसकी दूरी को लेंगे। तो इसमें खोजेंगे ऑप्शंस कहाँ पे है, 3 γ/8, 3/8 गामा ये तो गलत हो जाएगा, 3/4 गामा गलत हो जाएगा, 3 γ/8 ये ऑप्शन यहाँ सी ऑप्शन है, तो आपका ये ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नन ऑफ दीज भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडिटर्मिनाट बीम। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडिटर्मिनाट बीम। अब इनडिटर्मिनाट और डिटर्मिनाट है ना, वो दोनों बीम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप कि मैंने वो
आपको कवर किया हो, पर कवर नहीं किया है तो मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट बीम उस बीम को बोलते हैं जो आपके तीनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से सॉल्व हो जाता है। यानी उस बीम पे जितने भी फोर्सेस हैं वो समेशन ऑफ Fx0, समेशन ऑफ Fy0 और समेशन ऑफ M0 से अगर तीनों सॉल्व हो जाएंगे तो वो आपके डिटर्मिनेंट बीम कहलाएंगे। यानी उससे आपका रिएक्शन फोर्स निकल गया, सारा चीज़ निकल गया। लेकिन यदि सॉल्व नहीं हो पाता है, उससे अधिक लगता है या उससे एक आध इक्वेशन ज़्यादा लगेगा तो वो इनडिटर्मिनेंट बीम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें कैंटिलीवर बीम जो होता है वो तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व हो जाता है। तो ये तो है बिल्कुल नहीं। सिंपली सपोर्टेड ये भी सॉल्व हो जाता है, तो ये भी नहीं है। बोथ ए एंड बी ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। बहुत सारे जगहों पे इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, पर आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। डिटर्मिनेंट बीम है तो आपका ये सारा बीम होगा, है ना। इनडिटर्मिनेंट होगा तो ये सारा नहीं होगा। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट में दूसरे प्रकार के बीम आते हैं, वो हम लोग इसमें कवर नहीं किए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका ये सारा गलत हो जाएगा। 15 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट द पॉइंट O ऑफ रिजिड बॉडी इज। कोई ठोस वस्तु है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है F, और वो किसी एक पॉइंट के अबाउट यदि मोमेंट लेना है, O के अबाउट मोमेंट लेना है, तो पोजीशन वेक्टर के हिसाब से क्या लेंगे। सो अगर यहाँ पे देखिए, गामा इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट O टू एनी पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अब इसको समझते हैं। पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, एक स्ट्रेट बीम ही ले लीजिए, यहाँ पे एक फोर्स F लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है हमारा O। ठीक है, अब O से जो F की दूरी है यानी पोजीशन वेक्टर जो है वो कितना है, वो है हमारा गामा। तो O के अबाउट जो मोमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे गामा क्रॉस F। कभी भी डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, हमेशा वेक्टर की बात होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी। सो यहाँ पे गामा क्रॉस F जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। गामा डॉट F गलत हो जाएगा, बोथ ए एंड बी गलत हो जाएगा, और नन ऑफ दीज गलत हो जाएगा। बाद में ये इंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ होगा, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो भी आप इसमें क्रॉस F को ही मारेंगे सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ इट्स। यानी एक लिफ्टिंग मशीन की जो क्षमता होती है वो किस रेशियो के अंतर्गत आती है, मतलब उसका रेशियो क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो लिफ्टिंग मशीन यानी वैसे मशीन जैसे हमारा स्क्रू जैक हो गया, ठीक है, फिर पुलीज हो गए, ये सारे जो हैं आपके लिफ्टिंग मैकेनिज्म के लिए यूज़ होते हैं। तो ऐसे मशीन का जो क्षमता होगा उसको निकालने के लिए हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। परसेंटेज निकालते हैं तो इनटू 100 करते हैं, पर हम इससे नज़र नहीं हटा सकते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, सो आउटपुट अपॉन इनपुट जो है वो भी हमारा सही हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो भी सही हो सकता है, पर एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी लोड अपॉन एफर्ट। जो लोड आप लगा रहे हैं वो आउटपुट हो, वो इनपुट हो गया, और जो एफर्ट आप दे रहे हैं वो आपका इनपुट हो गया, और जो लोड आप उठा रहे हैं वो आउटपुट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे आउटपुट एंड इनपुट का रेशियो कहलाएगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, जो एफिशिएंसी को निकालते हैं हम लोग। ठीक है, बट आउटपुट एंड इनपुट को भी हम लोग लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोथ भी अगर मार देते हैं तो आपका कोई गलत नहीं होता है क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके हिसाब से आपका मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो की ही जो रेशियो होती है वो आपकी एफिशिएंसी कहलाती है किसी भी लिफ्टिंग मशीन की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका ये होगा। बाकी अगर आप आउटपुट इनपुट लेके चलते हैं, अगर इसको भी मारते हैं तो आपका जो ऑप्शन होगा वो गलत नहीं होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, अ मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन इट्स एफिशिएंसी इज। तो कोई मशीन जो होगा वो रिवर्सिबल कब होगा, है ना, उसके बारे में पूछ रहा है। अगर मशीन आपका रिवर्सिबल है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, सीधा प्रश्न यही है। तो एफिशिएंसी हम लोगों ने एक सेल्फ लॉकिंग सिस्टम को समझना है, वो आपके मशीन लिफ्टिंग मशीन्स में आएगा यूनिट 5 में। तो उसमें क्या होता है
कि जैसे कि आप क्या करते हैं, स्क्रू जैक को मूव करते हैं ना, स्क्रू जैक को क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने एफर्ट से, तो जाके कार आपका ऊपर उठता है। ठीक है, तो जब आप इसको मूव करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आप इसको पकड़े रहते हैं तभी कार ऊपर है। जब आप इसको छोड़ देते हैं तो वो कार उसी अवस्था में रहता है, ऐसा नहीं होता है कि वो नीचे चला आता है। इसका मतलब कोई भी मशीन जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मशीन जो है आपकी क्या है, रिवर्सिबल है। वो मशीन क्या है आपकी, रिवर्सिबल है। यानी अगर आप एफर्ट को हटा भी देते हैं तभी मशीन आपका उस जगह पे रहता है। इसको हम लोग सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, सो आपका मशीन तब रिवर्सिबल होगा जब आपकी मशीन की एफिशिएंसी जो होगी वो 50% से अधिक होगी। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 50%। ठीक है, यानी आंसर होगा ग्रेटर देन 50%। 50% तब होगा जब आपका एफिशिएंसी 50% से अधिक होगा, तो आपकी मशीन जो होगी रिवर्सिबल होगी। लेस देन नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज हैविंग 3 पुलीज इज। पिछले सेशन में हम लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज के बारे में बात की थी। यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज। तो इसमें जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है कि पुलिस के बारे में हम लोगों ने क्या बोला था, जैसे पुली लगा हुआ होता है तो उस पर रोप्स हम लोग लगा लेते हैं। अब कितने पुली हैं, तो 3 पुली है, 1 2 3। अब यहाँ पे मान लीजिए आप रोप लगाते हैं और ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोड रखते हैं, लोड यानी P, लोड यानी W, और इधर से P, यानी इधर से आप खींच रहे हो तो लोड जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कितने पुलिस जो है वो मूवेबल हैं, कितने पुलिस मूवेबल हैं। अगर आप यहाँ से खींचते हैं तो मूवेबल यानी कि गोल गोल घूम कौन कौन रहा है, पुली खींचने के वजह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पुलिस खींच रहे हैं, है ना, तीनों पुलिस मूव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी रेशियो का वो होता है 2 to the power n। ठीक है, अब इसमें n जो होगा वो नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस होंगे, यानी वैसे पुलिस जो फोर्स और एफर्ट के लगने के वजह से जो है मूव करे, है ना, तो उनको हम लोग n बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पुलिस कितने हो गए, 3 हो गए। तो 2 to the power 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्या पूछ रहा है, स्क्रू जैक इज यूज टू। स्क्रू जैक आपके कार में होता है, क्या करते हैं उससे, टू लिफ्ट अ हैवी लोड। हाँ बिल्कुल, हैवी लोड को उठाते हैं। कटिंग एन ऑब्जेक्ट, नहीं, ऑब्जेक्ट को तो काटते नहीं है भैया। बोथ ए एंड बी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी सी और डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही हल्का सा सवाल है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज। मास का एसआई यूनिट क्या होता है भाई, किलोग्राम, ग्राम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्या होगा, तो किलोग्राम होगा। एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम नहीं होता है, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज इस सेशन के पार्ट 2 के आपके 20 प्रश्न थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इससे आपको फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, आप इन सभी क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो मैं इसको और इम्प्रूव करूंगा। और भी जितनी भी दिक्कतें हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझाइए, या कुछ वैसा कोई भी परेशानी हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। मैं उसको पढ़ के मैं आपको इसका सॉल्यूशन समाधान ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए सिस्टम के साथ, नए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। चलिए, तो थोड़ा और ज्ञान बटोरेंगे। तब तक के लिए अपना एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए और ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।